वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के रथ का महत्वपूर्ण पहिया है। ये क्षेत्र विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 1/3 हिस्सेदारी रखता है। इसके साथ ही रोजगार में भी कृषि के बाद इस क्षेत्र की दूसरी हिस्सेदारी है। इस लिहाज से इस क्षेत्र ने बहुत काम किया है। इन 2 सालों में एनडीए सरकार ने क्या काम किया है, कितनी चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार जी से। संतोष जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। और वास्तव में जैसा आप अभी बता रहे हैं कि वस्त्र उद्योग की देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, और ये मैं अब इस मंत्रालय में आने के बाद मैंने महसूस भी किया है। जब आपसे बात की जाती है, वस्त्र मंत्री से, कपड़ा मंत्री से बात की जाती है, जो बुनियादी पहला सवाल मन में ये आता है कि जो इस पूरे उद्योग की रीढ़ है, किसान, चाहे वो कपास का उत्पादन करता हो, चाहे रेशम का उत्पादन करता हो, चाहे जूट का उत्पादन करता हो या ऊन का उत्पादन करने वाला हो, इनकी हमेशा से उपेक्षा होती रही, इनकी बदहाली पर केवल सियासत होती रही। आपके आने के बाद अगर हम खासतौर से बात करें तो जो कपास के किसान हैं उनके लिए क्या किया गया? आपने बहुत ठीक बात कही है। वास्तव में कपास हमारे देश की इस व्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा है। मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि कपास की पैदावार, कपास की सारी शुरुआत कृषि मंत्रालय के माध्यम से होती है। जब कपास का फूल तैयार हो जाता है और जब उसकी प्लकिंग होती है तब वो कपास हमारे मंत्रालय के अधीन आता है। हमें यहाँ बताने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब हम आए तब हमें लगा कि जैसा किसान हर तरफ परेशान है, कपास का किसान तो परेशान नहीं हो रहा है। पर वास्तव में पिछले वर्ष हमने दुनिया की सबसे बड़ी एमएसपी ऑपरेशन करने का काम किया और हम इसमें पूरी तरीके से सफल रहे। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कपास के नाम से मैं बहुत कोशिश में रहा कि कपास के नाम से किसान को समस्या क्या आ रही है। लोग तरह तरह की बातें अखबार में आती है और हर के प्रति हम जागरूक और सतर्क रहते हैं। हमने पिछली बार जो कपास एमएसपी के माध्यम से खरीदी, किसान को शिकायत नहीं आने दी। और आज जब हम आपके सामने मौजूद हैं तो कपास के किसान के लिए ना पिछले साल और ना इस साल, क्योंकि इस साल भी कपास की खरीद सत्र अभी ख़त्म हुआ है मार्च में, इस बार भी हमने कपास के क्रय केंद्र स्थापित किए थे। और जैसा मैंने कहा कि हमने एक दुनिया का सबसे बड़ा कपास का एमएसपी ऑपरेशन चलाया, अच्छी तरीके से चला और कपास के किसान को हम लोगों ने समस्या नहीं आने दी। लोग बताते हैं और मुझे ध्यान है कि लोकसभा के अंदर भी मैंने विभिन्न दलों के सांसदों से इस विषय में राय ली, बात की, क्योंकि वास्तव में कपास आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा बहुत पंजाब और राजस्थान, मुख्य रूप से इन स्थानों पर रहता है। तो हमने एमएसपी ऑपरेशन गत वर्ष बहुत ही अच्छे ढंग से चलाने का काम किया और उसके एक सही परिणाम सामने आए। और आज स्थिति ये है कि जो पिछले वर्ष हमने करीब 18,000 करोड़ से अधिक का कपास खरीदने का काम किया, पर आवश्यकता के हिसाब से आज जब मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ना तो पिछले वर्ष का कपास बकाया है, जो अंदाज़ा वित्त मंत्रालय कपास की खरीद में लगा रहा था कि इतना नुकसान होगा, वो भी नहीं हुआ। और इस वर्ष तो मार्केट रेट ज़्यादा होने की वजह से इस बार हमारे एमएसपी ऑपरेशन के जितने केंद्र थे वो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आई। और आज हमारे पास न्यूनतम कपास का मात्रा भंडार है, जो निग्लिजिबल, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और अगर हम जूट और रेशम के उत्पादन की बात करें और उनकी खरीद की बात करें, उस लिहाज से क्या काम किया गया? जूट, इस बार उत्पादन जूट का कम हुआ, इसलिए ये समस्या हमको नहीं आने पाई। पर यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जूट हमारे पड़ोसी देश में भी से भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के लोगों की वजह से जूट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम अब जूट में और आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जूट का काम, अगर हम जो पुराना काम कर रहे हैं
बोरे बनाना और बोरे के अंदर अनाज का आना, तो इससे जूट को हम उतनी तरक्की नहीं दे पाएंगे। जूट की डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को बनाने का काम कर रहे हैं और उसमें हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा इस जूट का एक केंद्र त्रिपुरा में है और अच्छे ढंग से काम कर रहा है। वहाँ पर अभी मैं गया था और जूट की प्रोडक्ट्स को बनाने का काम हमने शुरू किया है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र के माध्यम से हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं और सारे पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ जहाँ रुचि है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। रेशम को अगर हम देखें तो चीन का जो आर्टिफिशियल रेशम था उससे काफ़ी कंपटीशन मिलता था। उस लिहाज से एक आर्टिफिशियल रेशम बनाने का भी कुछ योजना है आपकी, ताकि जो पारंपरिक रेशम तैयार किया जाता है और आर्टिफिशियल उस जो कमी को पूरा किया? हमारे देश के अंदर चारों तरीके का नेचुरल रेशम होता है और हर जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ इसके हिसाब से होता है। आज हमारे यहाँ रेशम का उत्पादन ठीक है, पर आज ज़रूरत यह है कि इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। एक शब्द आता है बाई वोल्टाइन, 2 फसलें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसका हमको एक अच्छा लाभ मिलेगा और उस दिशा में किसान को हम प्रेरित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें हमने अपने छोटे सेंटर भी पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू करे क्योंकि वहाँ पर रुचि है, ख़ास तौर से महिलाओं में, कि हम इसमें कैसे काम करें। और इस काम की जैसे उत्तराखंड में भी जहाँ कहीं ये काम हो रहा है हम इसको दिशा देने का काम कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। संतोष जी, कपड़ा मंत्री से बात की जाए तो सबसे एक और सवाल जहन में हमेशा आता है, बुनकरों का सवाल। और अगर हम देखें तो ये मामला ज़्यादा सियासी होता हुआ दिखता है। हम अगर पिछले अनुभवों को देखें तो बुनकरों के लाभ के लिए क्या बुनियादी काम किया गया है ताकि उनकी जो बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके, उनकी तरक्की हो सके? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी सोच के हैं। उनकी हैंडलूम में रुचि है और रुचि के हिसाब से वो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं जब शुरू में आया तो मैं ये सोचता था, चर्चा करता था कि आज़ादी के बाद से बुनकरों की संख्या में कमी क्यों हो रही है। और एक और दिक्कत आ रही है, जो बुनकरों के परिवार के बच्चे जो हैं वो इस काम में नहीं जुड़ रहे हैं। पर अब इसमें परिवर्तन हो रहा है। हमने लक्ष्य रखा है कि हम बुनकर को कम से कम 500 रुपये रोज़ की अर्निंग का व्यक्ति बनाने का काम करेंगे। और आपको ध्यान होगा, इसीलिए पिछले वर्ष 7 अगस्त के दिन चेन्नई में हमने हैंडलूम दिवस की घोषणा की और उसके हिसाब से हमने काम शुरू किया। एक अच्छी दिशा और एक अच्छा स्वरूप सामने आया। और अब एक बात समझ में आई है कि पहले हम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में गए, वहाँ पर ये विधा बहुत अच्छी है। इसमें लोग अच्छे अच्छे हैंडलूम के आइटम बनाते हैं, पर वो केवल अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। अब हमने एक प्रयास किया है कि अब हैंडलूम लोग अपने लिए ना बनाए, एक उद्योग के लिए बनाए। संख्या जो कम हुई है, वो कम जो हुई है उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि अब बुनकर इसको व्यवसाय के रूप में करना चाह रहा है और उसके हिसाब से बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसका एक अच्छा प्रयोजन भी सामने आ रहा है। एक तो 7 अगस्त के दिन जैसे हमने आपसे कहा कि हैंडलूम दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई, हम अब इसकी एक क्वालिटी भी सही दिशा दे रहे हैं। हम एक इसकी गारंटी और इसकी पहचान भी दे रहे हैं कि वास्तव में अगर हम हम इसमें बुनकर का इसका मार्क टेक्सटाइल का दे रहे हैं, हैंडलूम का, तो उसके हिसाब से एक पहचान बन रही है और उसके हिसाब से हैंडलूम की प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है कि हैंडलूम को कैसे सही दिशा दी जाए और इसकी पहचान भी एक सही दिशा में बन रही है। इसके साथ ही आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के बुनकरों की समस्या हमेशा से चर्चा में रही। अगर हम बात करें बनारस की, बात करें भदोही के जो कालीन के बुनकर हैं उनकी, तो इस लिहाज से भी आपका उधर इंटरेस्ट भी रहा होगा और प्रधानमंत्री ने भी उस पर काफ़ी जोर दिया है। क्या कुछ खास किया गया है बनारस के बुनकरों के लिए और भदोही के कालीन? वास्तव में भदोही का कालीन उद्योग देश नहीं दुनिया में अलग स्थान रखता है, पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने पिछले वर्षों में हमारे बारे में गलत जानकारियां दी थी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ जरी जरदोजी का काम बहुत होता है। वहाँ भी परिवार के बच्चे इस काम में लगते हैं और वो अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे ही
कालीन उद्योग जो एक हमारे एक प्रमुख उद्योग है जिसकी एक अलग पहचान है, इसको एक सही स्वरूप में आगे ले जा रहे हैं। और मुझको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, इस समय निर्यात में कालीन आगे है। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने वाराणसी में इसका एक बड़ा क्लस्टर बनाने का काम करा है, जो इन सबको जोड़कर और करीब 250 करोड़ रुपए उस काम में हम खर्च कर रहे हैं। और एक आने वाले समय में पहचान भी बनाएगा और लोगों को लगेगा इस इंडस्ट्री की एक अलग दिशा, एक अलग से पहचान बन रही है। बनारसी साड़ियों की अगर हम बात करें तो अब तो एक ऐसा ट्रेंड भी आ गया है कि बनारसी साड़ियों में चीन भी उतर गया है, तो उस लिहाज से भी एक कंपटीशन हो रहा है। बनारस की साड़ी का जो बुनकर हैं उनके हित के लिए कुछ काम किया गया है, बनारस के लोगों के लिए कुछ काम नहीं, किया ये जो हमने आपको बताया कि हमने एक सेंटर 200 करोड़ 250 करोड़ खर्च करके बना रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखें। क्योंकि चीन जिस ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे बरेली के अंदर पतंग एक उद्योग है, उसका थ्रेड जो है वो चीन से बनकर आने लगा, रुकावट आने लगी। पर यह है कि बनारसी साड़ी की एक अलग पहचान है। जैसा हमने कहा ना, जैसे हैंडलूम की पहचान हमने बनाई है, हैंडलूम मार्क घोषित करने का काम किया है, वो एक विशेषता, हम क्वालिटी की गारंटी ले रहे हैं। और हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि और हम तो साथ में अब उसमें जो मार्क देते हैं, मार्क में उस कारीगर का नाम और फोटो भी लगाते हैं, इस कारीगर ने इसको बनाया है। और इसे लोगों ने पसंद किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस किसी को भी हमने इस काम में जोड़ने का काम करा है, और ख़ास तौर से जितने लोग भी इस टेक्सटाइल के क्षेत्र में जुड़े हैं, जो इस आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे सारे समाज के उन सब तत्वों को साथ में लेकर हम चलने का काम कर रहे हैं और इसकी एक अलग पहचान बन रही है। हैंडलूम की हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन बातचीत के इस क्रम में हम अगर पिछले अनुभवों को देखें तो हैंडलूम की बात करते करते पावरलूम की बात बहुत पीछे छूट जाती है, जबकि पावरलूम के में जो काम कर रहे हैं, जो भी कारीगर हैं, उनकी भी कमोबेश वही दशा है जो हैंडलूम के कारीगर हैं। तो इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए और इनका कारोबार आगे बढ़ सके, इसके लिए कोई योजना? इस समय करीब 25.5 लाख पावरलूम के लूम है और करीब 60 लाख लोग इसमें लगे हुए हैं। इनकी एक अलग काम करने का तरीका है, एक अलग पहचान है। और अभी जब से हम लोग सरकार में आए हैं, हम कैसे पावरलूम किट्स को अपग्रेड करें, इस दिशा में लगे हैं। और हम कोशिश के बाद भी अभी तक 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास पावरलूम को अपग्रेड कर पाए। एक रैपियर किट होता है, अभी तक हम लोग 15,000 रुपये की सहायता करते थे कि आप इसको अपग्रेड करिए। पर अब आने वाले समय में हमने इसमें संशोधन किया है। अब सामान्य लोगों को 40,000 रुपया, अनुसूचित जाति के लोगों को 60,000 रुपया और अनुसूचित जनजाति के लिए 72,000 रुपया हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और हम अब इसको एक चरणबद्ध तरीके से ये किट्स में रिपेयर किट्स लगा करके इन पावरलूम को अपग्रेड कर रहे हैं। और हमारी ये रुचि है कि अगले 10 वर्षों में देश में सारे पावरलूम अपग्रेड हो जाएं। और इस वर्ष भी हमने 1 लाख पावरलूम्स को अपग्रेड करने का काम किया। इससे एक काम की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी में भी सुधार होगा और लोग इसमें जुड़ेंगे, इस काम को करने की दिशा में काम करेंगे। और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब लोग इसमें रुचि ले रहे हैं कि हमारे पावरलूम को कैसे जितनी जल्दी आप अपग्रेड कर पाएंगे करें, क्योंकि हम पैसे को ध्यान में रखते हुए सारे काम कर रहे हैं। और हमने इसकी डिमांड भी और की है कि लोगों की रुचि है कि इसको और अपग्रेड किया जाए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। संतोष जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण,
न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार जी से। संतोष जी, अभी हम बात कर रहे थे हैंडलूम और पावरलूम की, लेकिन एक और भी एक विषय है बातचीत का कि इन सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्किल कैसे डेवलप किया जाए। इनको जब तक इनका जो हुनर है उसको और डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक वही पारंपरिक तरीके से वो काम करते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस लिहाज से भी कुछ काम किया गया है ना? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और केंद्र सरकार की भी रुचि का विषय है ये। आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्रालय इसके लिए खोल दिया, पर इसमें भी सबसे ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने करीब 15 लाख लोगों को टेक्निकली अपग्रेड करने का मन बनाया था। ये बात सही है कि हम जब सरकार में आए तो 2 साल बीत गए थे, इसलिए उस काम को उतनी गति नहीं मिल पाई थी, पर अब इसके हिसाब से हमने काम करा है और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी बीते समय में दंतेवाड़ा गए थे और वहाँ पर बिना सूचना के हमारे एक केंद्र पर चले गए जहाँ पर ये ट्रेनिंग चल रही थी। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि उपस्थिति पूरी है। बाद में पता चला कि उन्हें ये तो वास्तव में टेक्सटाइल मंत्रालय का काम है और यहाँ पर जिस ढंग से उपस्थिति हाजिरी लगाई जा रही है उन्हें उसको अच्छा भी लगा। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि हम इस पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, पर यह है कि हमारे यहाँ की ट्रेनिंग 45 दिन की ट्रेनिंग और उसके बाद तुरंत बच्चे को काम मिलता है। हम इसको भी मॉनिटर करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद काम मिलता है या नहीं मिलता है तो कैसा मिलता है। जैसे हमने काम की जो शुरुआत की है, अब सेंटर्स बना रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। अब तक करीब 4.25 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और हम अपनी जानकारी के हिसाब से 2-2.25 लाख लोगों को उन लोगों को काम भी मिल चुका है। पर एक दिक्कत यह है कि उत्तर भारत में इसके यूनिट कम है और राज्यों में ज़्यादा हैं। अब 8 से 10-12 हज़ार तक की नौकरी के लिए आदमी इतनी दूर जाना नहीं चाहता है, पर स्किल ट्रेनिंग हम जो दे रहे हैं उसके हिसाब से जो काम दिलवा रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि उसको काम मिले और 45 दिन के काम के बाद वो इन बातों को समझ जाता है और हम पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं कि क्योंकि हम नौकरी नहीं उसे काम अवश्य दिलवा सकते हैं और इस काम के लिए लगे हुए हैं और हम इस कोशिश में रहते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग दिलाने के लिए सहयोग करते हैं तो साथ में ये भी हमारा रुचि रहता है और उसके लिए भी रहता है कि वो हमको एक फीडबैक दे कितनों को नौकरी मिली। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको एक अच्छी दिशा मिलेगी और लोगों को काम भी मिलेगा। इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अगर हम उसकी बात करें, नई मशीनरी लगाने के लिए भी एक सरकार की तरफ से हमेशा मदद की दरकार हुआ करती है। नए इंडस्ट्रीज लग सके इसमें भी दरकार होती है। साथ ही जो छोटे और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या कोई योजना बन पाई है इन 2 सालों में? नहीं, ऐसा है कि एक तो बड़ी योजना है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल जी के समय में शुरू हुई थी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये 1998-99 से चली थी और अब तक चलती रही। इसके एक अच्छे परिणाम सामने आए और इससे पहचान भी बनी उद्योग की और करीब 21,000 करोड़ रुपया उसमें इंडस्ट्री में केंद्र सरकार ने व्यय किया और लोग पसंद करते हैं कि बिजनेस व्यापार एकदम बढ़ा। अब फिर वर्तमान सरकार में हमने आकर इसका प्रयास करा और फिर इसको एक नए स्वरूप में लाने का काम किया और ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के नाम से आती है। तो इस नई योजना अभी शुरू की है हमने 2016 में और 2021-22 तक चलेगी। इसमें भी करीब 18,000 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें नए और पुराने दोनों व्यय को जोड़ा गया है और मुझे लगता है इस काम में इसको गति मिलेगी और इसको एक अच्छी पहचान मिलेगी और वास्तव में इंडस्ट्री ने इस बात को पसंद किया है। इसके साथ ही जब उद्योगों का विकास होगा
तो जाहिर तौर पर जो मलबा है वो नदियों में गिरता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। एनजीटी ने कई इस पर सवाल भी उठाए हैं। इस लिहाज से जो नई प्लांट आए हैं, नए प्लांट में जिस तरह की नई शर्तें रखी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो उसकी कॉस्ट बढ़ी है। तो इस लिहाज से आपका मंत्रालय क्या कर रहा है कि लोगों पर अतिरिक्त दबाव न पड़ने पाए? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमारी सरकार ने आने के बाद इस ओर ध्यान दिया, और वास्तव में अगर हम ये कहें कि हमारा मंत्रालय ही सबसे ज़्यादा समस्या इस किस्म की पैदा करता है। अगर हम पहले जाएं तो 2010 के आसपास बिल्कुल कोयम्बटूर के पास जगह है तिरुपुर, वहाँ पर सारे यूनिट न्यायालय के आदेश पर बंद कर दिए गए। आप जो लिक्विड डिस्चार्ज करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उसके बाद से परिवर्तन हुआ, प्रक्रिया सामने आई, सरकार ने योजनाएं बनाई, पर उनको एक सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाए। हमको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इस ओर ध्यान दिया, और एक ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नाम से जो काम हमने शुरू किया, तो इसकी शुरुआत क्योंकि ये पता ही चला कि महाराष्ट्र में जो काम होता है और उनका जो वेस्ट आता है वो साफ कपड़ा साफ होता है आकर राजस्थान में, प्रक्रिया बंद हो गई क्योंकि हमने, पर अब इसके हिसाब से काम हो रहा है। और हम लोगों ने चूँकि पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए पिछले वर्षों में जो पैसा आया वापस भी हो गया उसमें, पर हमने रोकने का काम किया। और अब हम, क्योंकि ये एक 100-150 करोड़ का एक यूनिट लगता है, तो आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मैंने ऐसे 6 यूनिटों को स्वीकृति दी है, जिसमें अकेले 4 राजस्थान के हैं, 1 पंजाब का है और 1 तमिलनाडु का है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नाम से है, और इनके काम को गति मिल रही है। और हम इस कोशिश में आने वाले समय में हम माननीय वित्त मंत्री से और पैसा मांग रहे हैं कि इस काम में जो भी जुड़े, जो कि लगे, उसका पहचान बने। क्योंकि जैसे ही हमको महाराष्ट्र के लोगों ने बताया कि हमारे तो उद्योग धंधे मालेगांव और सब जगह बंद हो रहे हैं, उसके हिसाब से काम शुरू करा। और इसके बारे में लोगों में रुचि है, लोग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। संतोष जी, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, उनकी एक आम ये चिंता है कि ZLD कंपलसरी, पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है कि जहां ZLD कंपलसरी है, हमारे यहाँ इसको किया गया है। तो उस लिहाज से ये कंपटीशन में कोई कमी तो नहीं आएगी, ये चिंता तो बनी है। ये बात से हम परिचित हैं। हम इसमें हमने अभी तो व्यवस्था की है कि एक ग्रुप यूनिट बने, 50% धनराशि इसमें केंद्र दे, 25% की धनराशि राज्य सरकार दे, और जो यूनिट लगे वो मिलकर 25% हम खुद स्वयं खर्च करें। तो बात तो आपकी सही है, पर इसकी कोई दुनिया में सारे देशों में ये कंपलसरी ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर तत्काल काम करने के लिए ये आवश्यक है, और लोग रुचि से इस काम में आ भी रहे। क्योंकि जब हमने 50-25-25 किया है तो फिर उससे लोगों को राहत मिली है, लोग इस काम में रुचि लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिहाज से जबकि पूरे विश्व में एक्सपोर्ट गिर रहा है, ये आपका मंत्रालय क्या कर रहा है, और जो कपड़ा उद्योग है ये अभी कहाँ पर है? आपने अच्छी बात कही, पूरे विश्व में मंदी का दौर है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अगर पिछले वर्ष हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का 13% था, तो इस बार बढ़कर 15% हो गया। हम संतुष्ट स्वयं तो नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष जितना एक्सपोर्ट था इस वर्ष भी करीब करीब उतना ही है, जबकि बाकी देश के एक्सपोर्ट में जो गिरावट आई वो आप बता ही चुके हैं। पर हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। और नई सरकार के आने के बाद दुनिया भर के देश हमारे यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं और हमसे संपर्क संबंध बनाने के इच्छुक है कि कैसे हम इस काम को आगे गति देने बढ़ाएं। संतोष जी, आप एक मास लीडर भी हैं अब उत्तर प्रदेश के। निश्चित तौर पर जब आपने इस मंत्रालय का पदभार संभाला तो बहुत दिनों से जो एक डिमांड थी इंदू मिल की, महाराष्ट्र की डिमांड थी, जो सिविल सोसाइटी थी वो मांग रही थी बाबा साहब को देने के लिए वो ज़मीन, उस दिशा में भी आपने काम किया। उसको काम करने के पीछे क्या आपके मकसद क्या था कि आप उसको इतने दिनों से पेंडिंग मांग को आपने मान लिया? हम महापुरुषों के नाम तो लेते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं, पर जब हमारा स्वार्थ होता है तब हम करते हैं। पर वास्तव में महापुरुष समय काल से ऊपर होते हैं।
ये काम जो हमने किया है कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम है, ये पहले भी हो सकता था। जो ज़मीन है, संपत्ति है, वो देश की है और अंबेडकर जी हमारे देश के धरोहर हैं। तो अगर इंदू मिल को अगर इस काम के लिए देना है तो देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी के सामने एमओयू साइन किया। हमने महाराष्ट्र की सरकार को कहा कि जो शर्तें आपको पसंद आएंगी हम उस पर ये देंगे, पर हमारी रुचि है कि एक अच्छा मेमोरियल बने और अच्छी श्री अंबेडकर जी की पहचान बने। और हम इस काम में 2-3 बार मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शिलान्यास हो चुका है। अब मॉडलिटीज़ तय करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर मुझे लगता है कि दिसंबर में बाबा साहब का जन्मदिन है, तो मुझे लगता है कि जो हम करके आए हैं वो अभी मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी तो मुझे लगता नहीं, मैंने उनसे मैं तो ये भी कहा कि आप जितना धन देना चाहें। उन्होंने एक अमाउंट अपनी विधानसभा में स्वीकृत किया है। हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसे कोई मायने नहीं है बाबा साहब के, उसमें जो धन देंगे वो हम लेंगे, नकद देंगे या एफएसआई के रूप में देंगे, कैसे भी देंगे हम लेंगे, पर हम चाहते हैं काम की शुरुआत हो जाए। तो मेरी जो बात हुई उसके आधार पर कोई दिक्कत नहीं है और जो दूसरे दलों की आलोचना करने का विषय नहीं है, पर वास्तव में अगर सोच हमारी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है और नियत ठीक के साथ हम काम करते हैं। बहुत जल्दी देश भर के लोग बाबा साहब की एक अच्छी पहचान देखेंगे और उसको प्रणाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, चुनाव भी नज़दीक हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को नज़र में रखते हुए भी आपकी भी गतिविधियां ज़रूर बढ़ गई होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर इन 2 सालों में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, खासतौर से आपके मंत्रालय की जो उपलब्धियां हैं, वो आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको क्या उम्मीद है कि उसका उत्तर प्रदेश की जनता पर असर पड़ पाएगा? नहीं, राजनीतिक रूप से जो सरकारें बनती हैं अगर उनका सोच अपने प्रदेश का सही नहीं है तो दिक्कत रहती है। सोच खाली कुर्सी का रहने की वजह से उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में तरक्की नहीं की। हम इस मंत्रालय में आए, हमने तलाश करा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट के ऐसे बहुत से कामों को हमने तलाश करा। हमने हैंडीक्राफ्ट का एक क्लस्टर बरेली में भी, क्योंकि जरी जरदोजी का काम होता है, बहुत उसको किया। हैंडीक्राफ्ट का काम मुरादाबाद में होता है, हैंडीक्राफ्ट का काम सहारनपुर में होता है, हैंडीक्राफ्ट का काम दड़ी का काम होता है शाहजहाँपुर और हरदोई में। अब पर हमने एक और फैसला लिया कि जिन राज्यों में टेक्सटाइल पार्क नहीं है वहाँ पर हम प्राथमिकता देंगे। जिन राज्यों में सरकार लगाना चाहेगी, प्रदेश की सरकार, उसको प्राथमिकता देंगे। तो उसके तहत हमने अपने प्रदेश में 3 नए पार्क स्वीकृत किए हैं, क्योंकि अभी तक पार्क यहाँ पर नहीं थे। एक हमने अपने शहर में, एक सीतापुर में, और हमने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि आप जहाँ कहोगे वहाँ हम लगाएंगे, आप इस काम में आगे बढ़िए। और वास्तव में रोजगार अगर है तो टेक्सटाइल में है। हम चाहे कुछ भी कहते रहें, अगर नौकरी दे सकते हैं तो केवल टेक्सटाइल में ही नौकरी दे सकते हैं। इसके हिसाब से काम करके बढ़ना चाहिए और हम उसके हिसाब से एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात के लिए, और आगे आने वाले 3 सालों के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि आप उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ जनता की सेवा कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ आपको जनता यहां तक भेजी है उस पर आप खरे उतर सकें। मुझे वास्तव में आपके साथ बात करने पर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई समस्या नज़र आती है, अगर हमको बताएंगे तो हम उसका योग्य समाधान करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।